तो हेलो स्टूडेंट्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में हम लोग आ गए थे अपने अगले पार्ट में। और हमने लास्ट वीडियो के लास्ट में हमने प्लास्टिड की शुरुआत करी थी और एक हमने इंट्रोडक्शन देखा था प्लास्टिड और टाइप्स ऑफ प्लास्टिड का। और अब थोड़ा सा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन जो टाइप्स हैं प्लास्टिड के, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे किसके, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल्स में और यूग्लिनॉइड्स में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? प्लांट सेल्स में और यूग्लिनॉइड्स में। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल्स में भी ये मेनली पाया जाता है किसमें? मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स की मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, और इनका जो शेप है ये लेंस शेप के हो सकते हैं, यानी ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, बाई कॉन्वेक्स जिसे हम कह रहे हैं। लेंस शेप का मतलब बाई कॉन्वेक्स, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क शेप के भी हो सकते हैं और रिबन शेप के भी हो सकते हैं। ठीक है, डिस्क और रिबन लाइक ऑर्गेनल, डिस्क शेप के भी हो सकते हैं और रिबन शेप के भी ये ऑर्गेनल हो सकते हैं। और इनकी लेंथ जो है 5 से 10 म्यूएम पाई जाती है, और लेंथ जो है विड्थ इनकी 2 से 4 म्यूएम तक पाई जा सकती है। लेंथ 5 से 10 म्यूएम और विड्थ 2 से 4 म्यूएम पाई जा सकती है। इनका नंबर जो है वो वेरी करता है, जैसे एक क्लेमाइडोमोनास में हमें, जो कि ग्रीन एल्गी, उसमें सिंगल क्लोरोप्लास्ट मिलता है, वहीं 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल मीज़ोफिल में पाए जा सकते हैं। और इनमें प्रेजेंट होता है एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल, और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ये पॉइंट हमें याद रखना है। तो और इनके बारे में क्या बात करें तो इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ज़्यादा परमिएबल होती है, एंड इनर मेम्ब्रेन इज़ कंपैरेटिवली वेरी लेस परमिएबल, बहुत लेस परमिएबल है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज़ नोन एज स्ट्रोमा। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो पूरा पार्ट दिख रहा है उसे हम स्ट्रोमा कह रहे हैं। ये इनका मैट्रिक्स होता है। ऐसा ही पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स कहा जा रहा था, यहाँ पर इन्हें स्ट्रोमा कहा जा रहा है। इट कंटेन अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड थाइलाकॉइड। और इस स्ट्रोमा के अंदर हमें कई ऐसे थैले जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे जिन्हें थाइलाकॉइड कहा जाता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे जिन्हें थाइलाकॉइड कहा जाता है, या डिस्क शेप भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्लैट सैक लाइक यानी डिस्क शेप ही हैं जिन्हें थाइलाकॉइड कहा जाता है। और थाइलाकॉइड का पूरा एक जो ग्रुप है, एक बंडल ऑफ थाइलाकॉइड, उसे हम ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, बंडल ऑफ थाइलाकॉइड इज़ नोन एज ग्रेनम। और ग्रेनम जो है आपस में कई मेम्ब्रेनस पार्ट से भी कनेक्टेड होते हैं। जो मेम्ब्रेन्स हैं आपस में ग्रेनम को कनेक्ट कर रही हैं, जिन्हें स्ट्रोमा लेमेले या मेम्ब्रेनस थाइलाकॉइड या इंटरग्रेनम कहा जाता है। इनके 2-3 नाम हैं, स्ट्रोमा लेमेले भी कहा जाता है, इंटरग्रेनम भी कहा जाता है, और मेम्ब्रेनस थाइलाकॉइड भी कहा जाता है। ये नाम याद रखना है, जिससे ये ग्रेनम आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो सिंगल एक यूनिट हो गई थाइलाकॉइड, और इस थाइलाकॉइड का पूरा बंडल कहलाता है ग्रेनम। मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड इनक्लोजेज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। तो इनके अंदर थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक खाली स्पेस प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को ल्यूमेन कहते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट इज़ प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड, और थाइलाकॉइड में ही, यानी ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, और जहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस का एक पर्टिकुलर रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं क्या रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तो समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट थाइलाकॉइड आर अरेंज्ड इन अ स्टैक कॉल्ड ग्रेना। ग्रेना कहा जाता है इनके बंडल को, इनका जो स्टैक है, इनका जो एक हमें बंडल दिख रहा है। और इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड, देर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स भी हैं जिन्हें स्ट्रोमा लेमेले कहा जाता है, जो अलग अलग ग्रेना को आपस में कनेक्ट करते हैं। द स्ट्रोमा कंटेन
स्ट्रोमा यानी मैट्रिक्स की बात हो रही है। जो स्ट्रोमा है दैट कंटेन अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, यानी इसमें भी प्लाज्मिड प्रेजेंट है। राइबोसोम यहाँ भी पाए जाते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम। एंजाइम फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाने के लिए इनमें एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए जो प्रोसेस परफॉर्म होता है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और प्रोटीन ये अपना खुद बनाते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ये भी सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, बडिंग से फिजन से डिवाइड करते हैं। इनमें भी 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, इनमें भी प्लाज्मिड पाया जाता है। ये भी अपना प्रोटीन खुद बना सकते हैं, जिससे ये और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को कंसिडर किया जाता है कि दे बोथ आर ऑफ प्रोकैरियोटिक ओरिजिन। ऐसा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो हैं ये प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के ऑर्गेनिज्म थे जो दूसरे प्रोकैरियोटिक में एंटर कर गए और सेल ऑर्गेनल की तरह काम कर रहे हैं। यानी ये सेल के ओरिजिन के नहीं है, ये बाहर से आए हैं, ठीक है, क्योंकि इनका पूरा कैरेक्टर खुद ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसा दिख रहा है। खुद का प्रोटीन बना सकते हैं, खुद डिवाइड कर सकते हैं, खुद का इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, और राइबोसोम इनका प्रोकैरियोटिक है, जिससे पता चलता है कि दे बिलोंग टू प्रोकैरियोटिक ओरिजिन। द राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70S देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। तो साइटोप्लाज्म में 80S होता है, यहाँ पर 70S राइबोसोम है जो कि कंपैरेटिवली स्मॉल है और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और क्रोमोप्लास्ट भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? बस ये डिफरेंस है कि ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होल्ड करते हैं और क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन कलर का पिगमेंट होल्ड करता है। और जो फोटोसिंथेसिस ये परफॉर्म करते हैं तो उसको अगर हम देखें, फोटोसिंथेसिस जो परफॉर्म करते हैं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप लाइट रिएक्शन और दूसरा स्टेप डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्रेनम। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ग्रेनम में। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में, ठीक है। तो ये दोनों ही पार्ट इनके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इन्हें ज़रूरी क्या है? सनलाइट ज़रूरी है। सनलाइट कितनी ज़रूरी है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट, और इस वेवलेंथ की लाइट को फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन या PAR पार कहा जाता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और मिनिमम कितनी सनलाइट चाहिए? मिनिमम चाहिए 8 hν, ठीक है, 8 hν सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। और क्लोरोफिल भी चाहिए। क्लोरोफिल के मिनिमम कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए? 230 मॉलिक्यूल होने चाहिए, ठीक है। 230 मॉलिक्यूल का जो यूनिट है, एक यूनिट कहलाती है। इससे कम होंगे तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होगा। मिनिमम 230 मॉलिक्यूल चाहिए, और 230 मॉलिक्यूल की एक यूनिट को क्वांटासोम कहते हैं। क्वांटासोम कहते हैं। और 8 hν जो लाइट है ये भी एक यूनिट है और इसे क्वांटम कहते हैं। तो क्वांटम क्या होता है? मिनिमम वो लाइट जो फोटोसिंथेसिस कराने के लिए चाहिए। क्वांटासोम क्या होता है? मिनिमम 230 मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप, 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप जो फोटोसिंथेसिस कराने के लिए चाहिए। तो ये वो रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस में रन करता है। और लाइट रिएक्शन ग्रेनम में रन करता है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में रन करता है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस इनका जो मेन फंक्शन है, जो डार्क रिएक्शन होता है उसे केल्विन साइकिल, उसमें केल्विन साइकिल या C3 साइकिल पाई जाती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, या बोला जाए ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये था प्लास्टिड्स के बारे में। और क्रोमोप्लास्ट में भी सेम प्रोसेस होता है, और लेकिन बस डिफरेंस ये है कि उसमें अलग पिगमेंट होते हैं जो अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिन्हें क्लोरोफिल
एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो नेक्स्ट आते हैं यूकैरियोटिक सेल में हम राइबोसोम्स। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेनस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है जिस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, और ये बना होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का। किसका बना होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। और जॉर्ज पैलेड वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे ऑब्जर्व किया था 1953 में, इसीलिए इसे पैलेड पार्टिकल्स भी कहा जाता है। इसे जो है पैलेड पार्टिकल के अलावा फॉल्स जो है सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं, या ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल भी कहा जाता है। और ये सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल येट डिस्कवर्ड। तो राइबोसोम, इसके बारे में हमने प्रोकैरियोट्स जब देखा था तो उसमें हमने बताया था कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में भी 2 सब यूनिट होती है, लार्जर और स्मॉलर। यहाँ पर यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है उसे 80S टाइप का राइबोसोम कहते हैं, और इसमें भी 2 सब यूनिट होती है, लार्जर और स्मॉलर। लार्जर यूनिट यहाँ पर होती है 60S टाइप, और स्मॉलर यूनिट होती है 40S टाइप। तो दोनों मिलने के बाद बनते हैं क्या? 80S टाइप का राइबोसोम। फिर यूकैरियोटिक राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट्स। यूकैरियोटिक राइबोसोम में 2 सब यूनिट पाई जाती है, लार्ज सब यूनिट 60S और स्मॉलर सब यूनिट 40S, और दोनों मिलके बनाते हैं 80S। तो यहाँ पर ये है लार्जर सब यूनिट 60S, स्मॉलर सब यूनिट 40S, और दोनों मिलके बनाते हैं क्या? 80S का राइबोसोम। ये NCERT का डायग्राम है जो मैंने यहाँ पर लिया है, थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि NCERT की PDF से ये क्रॉप किया हुआ है, और इसलिए ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे रिसेंटली ही NCERT में इंट्रोड्यूस किया गया है। आते हैं इनके फंक्शन पर। तो हमने बताया था प्रोटीन सिंथेसिस इनका फंक्शन होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो कैसे ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं ज़रा देखें। और यहाँ पर एक ग्रुप प्रेजेंट होता है जहाँ पर जो जॉइंट है राइबोसोम का। अच्छा, ये एक और पॉइंट आता है कि इन दोनों यूनिट्स को मैग्नीज, ठीक है, Mn जो है इन दोनों यूनिट्स को बाइंड करता है, और हाई कंसंट्रेशन में अगर मैग्नीज का कंसंट्रेशन हाई होता है तो 2 राइबोसोम अटैच होके पेयर बना लेते हैं जिसे डाइमर कहा जाता है, ठीक है। तो मैग्नीज अगर लेस कंसंट्रेशन में है तो ये सिंगल यूनिट के फॉर्म में रहेंगे, लेकिन अगर मैग्नीज का कंसंट्रेशन बढ़ा तो 2 राइबोसोम अटैच होकर एक पेयर बना लेंगे, और पेयर ऑफ राइबोसोम को डाइमर कहा जाता है। ये पॉइंट नोट करना। तो जैसे अगर 70S और 70S राइबोसोम जो है डाइमर बनाते हैं तो जो डाइमर बनता है उसे 100S कहा जाता है, और अगर 80S और 80S राइबोसोम डाइमर बनाते हैं तो उसे 120S कहा जाता है। साथ ही मैंने बताया कि यहाँ पर मैसेंजर RNA अटैच होता है, एक प्लेटफॉर्म की तरह राइबोसोम प्रोवाइड करता है उसके अटैचमेंट के लिए, और यहीं पर ट्रांसफ़र RNA आता है जो उस मैसेंजर RNA पर पाए जाने वाले कोडॉन को रीड करता है, और जिस तरह का कोडॉन होगा उस तरह से उसे ट्रांसफ़र RNA रीड करेगा, और हर ट्रांसफ़र RNA एक अलग अमीनो एसिड होल्ड किए रहता है जो उस पर्टिकुलर कोडॉन के कंपैटिबल होती है। तो जिस तरह का कोडॉन यहाँ प्रेजेंट होगा उसके रेस्पेक्टेड अमीनो एसिड वाला ट्रांसफ़र RNA यहाँ पर आएगा और उसको रीड करेगा, और फिर अगले ट्रांसफ़र RNA पर उसे अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र कर देगा, और इसीलिए उसे ट्रांसफ़र RNA कहा जाता है। तो ऐसे में अमीनो एसिड की एक लंबी चेन बनती जाएगी, और ऐसे में अमीनो एसिड की ये लंबी चेन जो है आगे चल के प्रोटीन कहा जाएगा, ठीक है। तो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन ही वो प्रोटीन की चेन है जो अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बन रही है, अमीनो एसिड के चेन फॉर्म में अरेंजमेंट से बन रही है, और उसी को प्रोटीन कहा जाता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन है राइबोसोम का, जिसे परफॉर्म करने के लिए राइबोसोम एक एंजाइम की तरह भी काम करता है जिसे राइबोजाइम कहा जाता है। तो ये भी एक राइबोसोम की प्रॉपर्टी है, इट ऑल्सो एक्ट एज एन एंजाइम, राइबोजाइम, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं।
तो दोनों सब यूनिट। नेक्स्ट आते हैं हमारे अगले पार्ट पे जिसे हम साइटोस्केलेटन कह रहे हैं। तो साइटोस्केलेटन क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। है क्या, समझते हैं? जैसे हमारी गाड़ी की चेसी होती है, जो फ्रेम होता है, इंटरनल फ्रेम बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे घर में ही जो हमारे घर का फ्रेम होता है जिसमें कॉलम और पिलर्स पाए जाते हैं, जिसके ऊपर पूरा घर स्टे करता है, वैसे ही सेल के अंदर भी उसका एक स्केलेटन होता है। ठीक वैसे जैसे हमारी बॉडी में बोन का स्केलेटन पाया जाता है, वैसे ही सेल के अंदर एक स्केलेटन पाया जाता है जिसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। और ये साइटोस्केलेटन भी प्रोटीन का बना होता है। तो किस प्रोटीन का बना होता है? तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन छोटे छोटे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं जो पॉलीमराइज होके एक चेन बनाते हैं और उस चेन की ट्यूब्यूल बनती है और उसी ट्यूब्यूल से ये जो साइटोस्केलेटन है इसका फॉर्मेशन होता है। सो साइटोस्केलेटन क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर का एक पूरा नेटवर्क है जो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल मेंटेन करने में हेल्प करता है। और कैसे करता है इसको हम देखते हैं और यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले साइटोस्केलेटन के साइटोस्केलेटन बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, क्या चाहिए? ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ट्यूबुलिन प्रोटीन दो टाइप का होता है जो यूज़ होता है इसमें, अल्फ़ा और बीटा ट्यूबुलिन। ठीक है, सपोज़ करिए अल्फ़ा ट्यूबुलिन है और ये बीटा ट्यूबुलिन है। ठीक है, अब ये अल्फ़ा और बीटा ट्यूबुलिन की एक पूरी चेन बनती है। अल्फ़ा और बीटा ट्यूबुलिन की एक पूरी चेन बनती है जो अल्टरनेट पैटर्न में अरेंज होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया बीटा और ये हो गया अल्फ़ा। अब इस स्ट्रक्चर को एक प्रोटोफिलामेंट कहते हैं, प्रोटोफिलामेंट। ठीक है, इस प्रोटोफिलामेंट के अगर हम आगे की बात करें तो ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट मिलकर एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। ठीक है, ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट मिलकर एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल वो हॉलो स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब जैसा आप इसको देख रहे हैं, हॉलो स्ट्रक्चर है। तो ये कहलाएगा माइक्रोफिलामेंट, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल, नॉट माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल कहा जाता है इन्हें। ठीक है, और यही माइक्रोट्यूब्यूल, अगर ये माइक्रोट्यूब्यूल 3 माइक्रोट्यूब्यूल एक साथ अरेंज हैं तो उन्हें ट्रिपलेट कहा जाता है। यहाँ पर यूज़ होगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल 2 और 3, तो इसे कहा जाएगा ट्रिपलेट। और अगर 2 माइक्रोट्यूब्यूल एक साथ अरेंज है तो उसे कहा जाता है डबलेट। ठीक है, तो ट्रिपलेट और डबलेट ये माइक्रोट्यूब्यूल हैं जो प्रेजेंट होते हैं और साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है और यहाँ पर फॉर्मेशन ये करेगा आगे जाके किसका? सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल के अलावा ये स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन करते हैं और स्पिंडल फाइबर के अलावा सीलिया और फ्लैजिला का भी फॉर्मेशन करते हैं। कुल मिलाकर साइटोस्केलेटन सेल का तो स्केलेटन बनाता ही बनाता है, नेटवर्क बनाता ही बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ ये और भी कई ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिनका स्ट्रक्चर बनाता है और जिनका स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, सीलिया और फ्लैजिला, ये बेसिक वो सेलुलर कंपोनेंट हैं जो बनते हैं किनसे? साइटोस्केलेटन से। ठीक है, तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इस डायग्राम को अभी हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम बेसिकली साइटोस्केलेटन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं सीलिया और फ्लैजिला पे। तो इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट से बनते हैं सीलिया और फ्लैजिला। सो सीलिया और फ्लैजिला क्या है? दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन।
ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है सेल मेम्ब्रेन का। अगर स्मॉल बहुत सारे हेयर्स हैं तो उन्हें सीलिया कहा जाता है, और लॉन्ग फ्यू हेयर्स हैं तो उन्हें फ्लैजेला कहा जाता है। तो सीलिया की बात करें तो दे आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स, कॉज अ मूवमेंट ऑफ सेल और सराउंडिंग फ्लूइड। तो ये जो इनके सराउंडिंग में फ्लूइड है और जिस सेल में ये प्रेजेंट है उनके मूवमेंट में ये रोल प्ले करते हैं। स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे न्यूमरस पाए जाते हैं, हंड्रेड्स के नंबर में पाए जाते हैं। सीलिया उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये सब्सटेंस का या सेल का मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। लेकिन फ्लैजेला जो है, अच्छा सीलिया ये केवल और केवल हमें एनिमल सेल में ही मिलते हैं, प्लांट सेल में नहीं मिलते। और फ्लैजेला की बात करें और इसमें प्लांट सेल में हमें सीलिया नहीं मिलते। और फ्लैजेला की बात करें तो दे आर लॉन्गर होते हैं, ये लंबे होते हैं, फ्यू होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। एंड फ्लैजेला प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल में भी होते हैं। फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। और क्यों डिफरेंट है ये मैं आपको बताऊंगा। देखते हैं हम यहाँ पे जब हम किसी सीलिया या फ्लैजेला को ट्रांसवर्सली कट करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है या कोई प्रोकैरियोटिक, सपोज करिए यूग्लिना है, ठीक है, क्या है ये, यहाँ पे मान लीजिए यूग्लिना है, और इसमें ये फ्लैजेला है। तो इस फ्लैजेला को अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करेंगे तो हमें ये डायग्राम दिखेगा। क्या डायग्राम दिखेगा? 9 ग्रुप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, 9 ग्रुप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड ईच माइक्रोट्यूब्यूल ग्रुप कंटेन अ डबलेट, यानी 9 डबलेट्स, ठीक है, 9 डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल आर प्रेजेंट इन पेरिफेरल पार्ट एंड 2 माइक्रोट्यूब्यूल आर प्रेजेंट इन सेंट्रल पार्ट। और इस तरह के अरेंजमेंट को 9+2 अरेंजमेंट कहा जाता है, जो हमें सीलिया और फ्लैजेला में देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रहेगा 9 डबलेट्स बाहर की तरफ और 2 माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर की तरफ, जिसे 9+2 अरेंजमेंट कहा जाता है। और ये मिलता है किसमें? सीलिया और फ्लैजेला में। और साथ ही साथ ये जो सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है ये मेम्ब्रेन कंटेनिंग होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन कंटेनिंग होता है, जो हमें याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को 9+2 अरेंजमेंट कहा जाता है। बनता किससे है? माइक्रोट्यूब्यूल से। प्रोकैरियोट के फ्लैजेला की बात आ गई, और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केवल पेरिफेरल पार्ट में ही 7 माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं, और हर माइक्रोट्यूब्यूल सिंगल होता है, और सेंटर पे कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाया जाता किसमें? प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में। और ये डिफरेंस होता है, यूकैरियोटिक में ही 9+2 अरेंजमेंट मिलता है, और प्रोकैरियोटिक में केवल 7 माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं। और ये भी डबलेट फॉर्म में नहीं होते, सिंगल फॉर्म में होते हैं, और सेंटर पे कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल इनमें नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में। अब यहाँ पर बात आती है, देखते हैं कि सीलियम एंड फ्लैजेलम आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इनका जो कोर है, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर था, उसका कोर को एक्सोनेमा कहते हैं, एंड जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। और ये हम उनका ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, यानी ये ट्यूब्यूल्स जो हमें दिख रहे हैं ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं, और हम उनका ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं। एक्सोनेमा हैज़ 9 पेयर ऑफ डबलेट्स, जो पेरिफेरल पार्ट में पाए जाते हैं, और सेंट्रल में एक पेयर पाया जाता है, और इसलिए इस अरेंजमेंट को 9+2 अरेंजमेंट कहा जाता है, ठीक है। हमें ध्यान में रखना है सीलिया और फ्लैजेला मेम्ब्रेन बाउंड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। और इन डबलेट्स को आपस में कौन बाइंड करता है? इंटर डबलेट ब्रिज। और सेंटर की तरफ रेडियल स्पोक पाए जाते हैं। जो सेंटर के माइक्रोट्यूब्यूल हैं दे आर नोन एज सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल एंड दे आर कवर्ड बाई अ सेंट्रल शीथ। और जो डबलेट हैं उन्हें पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कहा जाता है, जो बाहर की तरफ पाए जाते हैं, और जो सेंटर की तरफ पाए जाते हैं उन्हें सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कहा जाता है।
आगे आते हैं, द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आपस में कनेक्ट हैं ब्रिज से, जिसे और कवर्ड है किससे, सेंट्रल शीथ से। इट इज़ कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय अ रेडियल स्पोक। ये रेडियल स्पोक से कनेक्टेड होते हैं। दस देर आर 9 रेडियल स्पोक। तो जितने पेरिफेरल डबलेट होंगे उतने रेडियल स्पोक प्रेजेंट होंगे। 9 पेरिफेरल डबलेट से 9 रेडियल स्पोक ओरिजिनेट होते हैं जो सेंट्रल स्पोक की तरफ जाते हैं। द पेरिफेरल डबलेट आर ऑल्सो इंटर कनेक्टेड बाई लिंकर। जो पेरिफेरल डबलेट है ये भी आपस में इंटर कनेक्ट होते हैं किससे, इंटर डबलेट ब्रिज से। सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर नोन एज बेसल बॉडीज। तो जैसे हमारा प्लांट का रूट होता है जहाँ से प्लांट निकलता है, वैसे ही सीलिया और फ्लैजिला जिस अपने बेस पार्ट से, जिस अपने रूट पार्ट से निकलते हैं, उस बेस पार्ट को बेसल बॉडी कहा जाता है। और बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर इनसे अलग होता है। बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर सेंट्रियोल के जैसा होता है और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखेंगे। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन सीलिया और फ्लैजिला जैसा, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। और इन डिफरेंसेस को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उम्मीद है सीलिया और फ्लैजिला आपको जो है समझ में आया होगा उनके स्ट्रक्चर को लेकर। सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर को जब हम उनसे कंपेयर करेंगे तो हमें उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम को समझने के लिए, पढ़ने के लिए